हेलो एवरीवन, वेलकम टू राइट स्मार्ट हिंदी। दिस इज हरविंदर क्रोनी और हम शुरू करने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल मेंस। और देखते हैं आज हमारे पास ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर डिस्कशन की जा सकती है, जहां से कुछ सीखने को मिल सकता है। तो लेट्स हैव अ लुक एट द सेंटेंस नंबर 1। यहां पर कुछ स्टेटमेंट, कुछ सेंटेंसेस हैं, इनको आराम से पढ़िए और बताइए आपको क्या लगता है कि कौन सी ऑप्शन हमारे लिए ठीक रहेगी। Meanwhile, I can see Divyanshu Krish is here. Good morning, dear. Good morning. So जितने भी बच्चे क्लास में हो, एक बार अगर आप क्लास में आ जाते हैं, ठीक है, और खुद ट्राई करते हैं तो इट विल गिव मी कॉन्फिडेंस। चलिए भाई, आपको भी कॉन्फिडेंस चाहिए, मुझे भी चाहिए। देखते हैं आप में से कौन ट्राई करने वाला है। पहला सर यहां पर है, एज लॉन्ग एज यू आर ए मेंबर ऑफ द टीम यू कैन अटेंड द मीटिंग्स। सेकेंड सेंटेंस है, so long as you are a member of the team you can attend the meetings, you need not resign as long as I am there। चलिए भाई, कौन ट्राई करने वाला है? क्या ओनली ए करेक्ट है, ओनली बी करेक्ट है, ओनली सी करेक्ट है, या ऑल आर करेक्ट? anyone can try। very good morning dear quiz master India, very good morning। चलिए भाई, फटाफट से देखते हैं आप में से कौन ट्राई करने वाला है। फर्स्ट वन, वी आर गोइंग टू बिगिन द डे इन अ गुड मैनर। वी आर गोइंग टू स्टार्ट द डे विद ऑल द एंथुजियाज्म एंड पॉजिटिविटी। ओके, ए इज करेक्ट सेज क्विज मास्टर। चलिए भाई, सभी बच्चे ध्यान देंगे। दिव्यांशु, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, ऑल आर करेक्ट। आपको ध्यान देना है कि जनरली इन मोस्ट ऑफ द केसेस एज लॉन्ग एज एंड सो लॉन्ग एज बोथ आर इंटरचेंजेबल इन मोस्ट ऑफ द केसेस। अधिकतर वाक्यों में एज लॉन्ग एज और सो लॉन्ग एज, ठीक है, इनका प्रयोग एक दूसरे के स्थान पे किया जा सकता है। और यहां पर आपने जो ध्यान रखने वाली बात है कि इस सेंटेंस में लिखा है एज लॉन्ग एज यू आर अ मेंबर ऑफ द टीम। ठीक है, जब तक आप इस टीम के मेंबर हैं आप मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। जब तक आप, तो यहां पर इसमें से एक भी ऐसा सेंटेंस नहीं है जहां एज लॉन्ग एज या सो लॉन्ग एज का यूज गलत किया गया हो। इस वजह से हमारा ऑल आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट इज द राइट आंसर। चलिए भाई, सभी बच्चे ध्यान से करेंगे। मेंटोर इज ऑल्सो देयर। गुड मॉर्निंग डियर, वेरी गुड मॉर्निंग। आगे बढ़ते हैं नंबर 2 की ओर। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। देखते हैं इस बार आप में से कौन सही आंसर करता है। I will call you as soon as I will reach the airport. As soon as I get it, I will send it to you. Ask her to phone me as soon as she arrives. Very very good sentences are there. देखते हैं, आराम से पढ़िएगा, जल्दबाजी नहीं है। हमारे पास sufficient amount of time होता है चीजों को करने के लिए। बस आपका जो रीडिंग स्किल है वो क्या होना चाहिए, आप प्रॉपर वे में पढ़कर देखें तो एकदम से एहसास हो जाता है कहां गलती होने की संभावना है। चलिए, इस सेंटेंस को अगर आप में से कोई कर रहा है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज मेरे को शुरू करना पड़ेगा। यहां पर आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। ए एंड बी आर करेक्ट, बी एंड सी आर करेक्ट बट ए इज रॉन्ग, ए एंड सी आर करेक्ट बट सी इज रॉन्ग, नन इज करेक्ट। कोई भी ट्राई कर सकता है आप में से, अभी तक किसी ने ट्राई नहीं किया है। चलिए, पहली बात, जब आप एज सून एज का इस्तेमाल करते हैं तो आपने ध्यान रखना है इसके बाद आप लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो यहां पर आपने नोटिस किया कि यहां भी फ्यूचर दे रखा है, यहां पर भी फ्यूचर, जैसे आप कंडीशनल सेंटेंसेस में करते हैं। ठीक है, हाफ ऑफ द पार्ट हम उसको ले रहे हैं फ्यूचर में और आधा हम ले रहे हैं प्रेजेंट में। ठीक है, तो इसको प्रेजेंट में ले जाना पड़ेगा। तो आई विल कॉल यू, मैं आपको फोन करूंगा जैसे ही आई रीच द एयरपोर्ट, जैसे मैं एयरपोर्ट पहुंच जाता हूं मैं आपको फोन कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूं आपको यह पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि यहां पर सेकंड सेंटेंस करेक्ट है, ठीक है, थर्ड सेंटेंस करेक्ट है। तो बी एंड सी आर करेक्ट बट ए इज रॉन्ग, बी एंड सी आर करेक्ट बट ए इज रॉन्ग। तो उम्मीद करता हूं आप सभी को यह पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। चलिए भाई, सभी बच्चे, दिव्यांशु कृष, आपका आंसर मैंने देखा, बिल्कुल ठीक है, करेक्ट, वेरी नाइस, यू आर डूइंग स्वेल जॉब। आगे बढ़ते हैं नंबर 3 की ओर।
चलिए भाई, कौन करने वाला है आप में से? As soon as he got out of the bed, the bell stopped ringing. As soon as he had got out of the bed, the bell stopped ringing. As soon as he had gotten out of the bed, the bell stopped ringing. Come on guys, read the sentences very carefully and answer the question. मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों के कमेंट की, क्योंकि आपके कमेंट्स जो होते हैं वैल्यूएबल हैं। उससे यह पता चलता है कि आपका इस समय स्कोर क्या आ रहा है और आने वाले टाइम में आप कितना अच्छा स्कोर करने वाले हैं। सौरभ डवास आ चुके हैं और सौरभ डवास कह रहे हैं डी, ए एंड सी को करेक्ट कह रहे हैं, बी को रॉन्ग कह रहे हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं। ऑलराइट, सभी बच्चे ध्यान देंगे। यहां पर एज सून एज का प्रयोग किया गया है। याद रखिए, एज सून एज के बाद आप सिंपल पास्ट टेंस का यूज कर सकते हैं। सिंपल पास्ट यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म यहां पे यूज की गई है, सिंपल पास्ट यूज किया गया है, करेक्ट। एज सून एज के बाद आप परफेक्ट, ठीक है, यानी कि पास्ट परफेक्ट का यूज कर सकते हैं, तो भी सेंटेंस करेक्ट होता है। गॉटन वर्ड का इस्तेमाल देखिए, हैड के साथ गॉटन लिखा हुआ है, जो कि अमेरिकन इंग्लिश में यूज होता है। हमारे यहां पर अमेरिकन इंग्लिश जो है क्या है, अलाउड नहीं है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि यहां पर गॉट होना चाहिए और गॉटन लिखा हुआ है, इट मींस सी इज रॉन्ग। तो हमारा आंसर क्या बन गया? ए एंड बी आर करेक्ट, ए एंड बी आर करेक्ट, बट सी इज रॉन्ग। तो सी इज द राइट ऑप्शन। एक बार कमेंट करके बता दें, क्या आपको यह पॉइंट क्लियर हुआ कि एज सून एज के बाद सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट दोनों का यूज पॉसिबल है? एक बार फटाफट से कमेंट कर दें। सौरभ डवास, दिव्यांशु, मेंटोर, क्विज मास्टर, कॉमन गाइस। ऑलराइट, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आप लोगों का क्विक आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर 4 की ओर। ही इज डिसऑनेस्ट एज वेल एज रूड। वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल। इसमें बहुत बढ़िया पॉइंट है सीखने के लिए। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगेगा ये पॉइंट सीख कर भी। इसमें सेकंड सेंटेंस है, राहुल गांधी इज अ पॉलिटिशियन एज वेल एज अ सिंगर। शी मैनेजेस द ऑफिस एज वेल एज शी ऑर्डर्स द इक्विपमेंट। कम ऑन गाइस, वन बाय वन मैं आपको सारे सेंटेंसेस यहां पर इनके बारे में बताने वाला हूं, बट मैं चाहूंगा एक बार आप ट्राई करके देखें। कोई भी ट्राई कर सकता है। क्या लगता है आपको? ओनली ए, ओनली बी, ओनली सी, या सभी करेक्ट हैं? नो आंसर हैज टर्न्ड अप येट। यहां पर स्क्रीन पे मैं देखने की कोशिश कर रहा हूं लैपटॉप पे, यहां पर नजर नहीं आ रहा, किसी का भी अभी मैसेज नहीं आया है, यानी किसी ने ट्राई नहीं किया। कोई बात नहीं। देखिए भाई, सबसे पहली बात, एज वेल एज आपको सभी को पता है कंजंक्शन होती है जो कनेक्ट करती है। कंजंक्शन किसको जोड़ती है? कंजंक्शन नाउन्स को भी जोड़ सकती है, एडजेक्टिव्स को जोड़ सकती है, एडवर्ब्स को जोड़ सकती है, सेंटेंसेस को जोड़ सकती है, फ्रेजेस को जोड़ सकती है। आई मीन कंजंक्शन का काम ही क्या है? ठीक है, कनेक्ट करना, जोड़ना। ओके, यहां पर दो, यहां पर एक डिसऑनेस्ट एडजेक्टिव है, एक रूड है, ठीक है, तो दोनों को जोड़ दिया एज वेल एज ने, परफेक्ट। इस सेंटेंस में आइए, राहुल गांधी इज अ पॉलिटिशियन, नाउन है, पॉलिटिशियन नाउन है, ठीक है, और सिंगर ये भी नाउन है। बट ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। सभी बच्चे ध्यान देंगे, ये सीखने वाला सेंटेंस है, ये टफ ग्रामर का रूल है, वेरी टफ। ऑनेस्टली टेलिंग कि अगर किसी ने एज वेल एज के पूरे डेप्थ में जाकर अगर पढ़ाई नहीं कर रखी है, तो वो एज वेल एज का ये जो एरर है नहीं निकाल पाएगा। एज वेल एज का प्रयोग करते वक्त अगर आप दो क्वालिटी बता रहे हैं, एक व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि वो कौन है, क्या है, जो नॉन फैक्ट होता है, जिसके बारे में सभी जानते हैं, राइट, उसको बाद में लिखा जाता है, और जो न्यू इंफॉर्मेशन होती है उसको पहले लिखना पड़ता है। राहुल गांधी एक पॉलिटिशियन है, पूरे सबको मालूम है कि वो एक पॉलिटिशियन है, पर वो सिंगर भी है, ये चीज लोगों को नहीं पता है। तो न्यू इंफॉर्मेशन कम्स फर्स्ट, नई इंफॉर्मेशन को पहले लिखेंगे। तो ये होना क्या चाहिए था? राहुल गांधी इज अ सिंगर एज वेल एज अ पॉलिटिशियन। ओके, तो आपने देखा ये सेंटेंस यहां पर गलत लिखा हुआ था। उसी तरह से किसी भी
फाइनाइट जो आप देखते हो ना, नॉन फाइनाइट और फाइनाइट आप क्लॉजेस का यूज करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है एज वेल एज के बाद आप फाइनाइट क्लॉज का यूज नहीं करेंगे। आपको क्या करना होता है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करना है। तो यहां पर ये प्रेपोजिशन का रोल कर रही होती है। शी मैनेजेस द ऑफिस एज वेल एज ऑर्डरिंग द इक्विपमेंट, एज वेल एज ऑर्डरिंग द इक्विपमेंट। तो आपने देखा ये भी गलत था, तो ओनली ए इज करेक्ट, क्योंकि ये नया पॉइंट होगा आप लोगों के लिए। एक बार फिर से कमेंट करके बता दे क्या आपको सीखने को मिला। भाई देखिए, ऐसी एक्सरसाइजेस बना रहा हूं कि आने वाले एग्जाम में आपको 100% हेल्प मिलने वाली है। और मेरा कंटेंट आप सभी जानते हैं कि मैं कहीं से इधर उधर से नकल नहीं मारता हूं, राइट। मैं आप लोगों को ऑथेंटिक चीजें देता हूं ताकि आप स्कोर कर पाएं, ठीक है। तो अगर आपको लगता है ये कंटेंट, और जो बच्चे बाद में वीडियोस देखते हैं, मैं आपको भी यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको कोई भी कमेंट करना है कंटेंट को लेकर, आपको लगता है अच्छा मिल रहा है या कोई कमी है या आपकी कोई सजेशन है, कोई सुझाव भी देना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं 100%, ठीक है, लेट आवर्स में कमेंट्स को पढ़ता हूं ताकि पता चले कि बच्चों की कोई और नीड है, कोई जरूरत है। तो उम्मीद करता हूं जो इस समय लाइव क्लास ले रहे हैं और जो बाद में देखें, ठीक है, कमेंट करके जरूर बताएं कि इसके बारे में आपकी क्या राय है। क्लियर हो गया? ऑलराइट, यस सर, यस, बी सही लग रहा था, मैंने भी बोला आपको। ये तो यानी मैंने बोला जिसको एज वेल एज के डेप्थ में रूल नहीं पता ग्रामर का, ठीक है, तो मुश्किल होगा ही होगा। आगे बढ़ते हैं नंबर 5 की ओर। ही हैज कलेक्टेड सेवरल एथलेटिक ट्रॉफीज, ही हैज ग्रेट पैशन फॉर एथलेटिक्स, द एथलेटिक यंग बॉय कुड बी सीन देयर। क्या लगता है भाई? करिए भाई, करिए, शाबाश। आप लोगों में पोटेंशियल है, और जो छोटी मोटी जो कमियां हैं, मेरे साथ सेशंस करते जाइए। जो छोटी मोटी आपकी कमजोरियां, जो वीकनेस, जो आपको लगता है कि इनको इंप्रूव करना है, उन्हें इंप्रूव करते जाइए ताकि आप फुल मार्क्स ले सके। चलिए भाई, यहां पर देखिए, ही हैज कलेक्टेड सेवरल एथलेटिक ट्रॉफीज। यहां पर देखिए मैंने एथलेटिक लिखा है, यहां एथलेटिक्स ये नाउन है, ठीक है, करेक्ट। ये यहां पर एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, करेक्ट, ठीक है, एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, करेक्ट। इट मींस ऑल आर करेक्ट, इट मींस ऑल आर करेक्ट। कोई भी डाउट होने पर हेजिटेट नहीं कीजिएगा, कमेंट पे लिखिए, आई कैन गिव द एक्सप्लेनेशन, ठीक है, मैं आपको चीजों को एक्सप्लेन करके बता सकता हूं कि कैसे हुई। ओके, नंबर 6 की ओर चलते हैं भाई। नंबर 6, she has an oral test in French. She has used oral and written material for this exam. Your oral and oral skills will be tested. Come on guys, कोशिश करो, ज्यादा से ज्यादा। क्या होगा, गलत होगा तो होने दो। क्या लगता है आपको? ट्राई कीजिए, मुश्किल नहीं लग रहा मेरे को, ये लग रहा है कि आप आसानी से कर सकते हैं। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। लेट्स सी हु आंसर्स फर्स्ट। देखते हैं आप में से पहले कौन आंसर देने वाला है। आई स्टिल हैवंट रिसीव्ड एनी। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखते हैं शी हैज ओरल। देखिए ये मौखिक टेस्ट है, ठीक है, जिसका संबंध बोलने से है, राइट, और ओरल इसका संबंध सुनने से। आपको पता ना, लिसनिंग स्किल्स का टेस्ट होता है, जैसे कई बच्चे आइल्स का पेपर देते हैं, वहां पर आपको स्पोकन इंग्लिश का भी देना है, लिसनिंग का भी देना है, रीडिंग का भी देना है, राइटिंग का भी देना है। तो यहां पर ये सुनने से संबंधित है, ये बोलने से। तो यहां पर ओरल टेस्ट हो गया, यहां पर उसने ओरल मटेरियल यूज किया, यानी सुनकर एग्जाम के मटेरियल की तैयारी की। और यहां पर स्किल टेस्ट किया जाएगा, ठीक है, मौखिक रूप से, ठीक है, सुनकर भी। तो इस तरह से आपने देखा कि तीनों जगह पर इन शब्दों का प्रयोग बिल्कुल ठीक है, ग्रामर का यूज बिल्कुल ठीक है। तो ऑल आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट। आगे बढ़ते हैं नंबर 7। वेरी गुड सेंटेंस। ही मस्ट अवेट द रिजल्ट बिफोर टेकिंग एनी एक्शन। He must wait for the result before taking any action. And third one is, Mohan had remained there.
Mohan had remained there to await her return. Saurav Dabas says D. चलिए भाई सभी बच्चे ध्यान से करने वाला सेंटेंस है ये वाला। आप देख सकते हैं वी मस्ट अवेट या ही मस्ट अवेट। अवेट मीन्स वेट फॉर, अवेट मीन्स वेट फॉर, मीन्स दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। कई जगह पर मेरे को स्टूडेंट्स ने दिखाया, लिखा हुआ था कि अवेट जब हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो ये एज अ इन्फिनेटिव वर्ब यूज नहीं होती। पता नहीं किसने कहां से ये मटेरियल लेकर आते हैं, तो मैं तो समटाइम्स आई वंडर कि कौन लिखता है, कौन ऐसे रूल्स बनाता है, कौन अपनी रचना कर लेता है, राइट। तो इसमें आपने देखा मोहन हैड रिमेन्ड देयर, मोहन वहां पर था, ठीक है, वहीं पे रहा। किस चीज के लिए? क्योंकि वो वेट कर रहा था, टू अवेट हर रिटर्न की, जब तक वो वापस आ जाए। तो यानी इसमें भी कोई गलती नहीं है और डी इज द राइट आंसर, ऑल आर करेक्ट। तो यस सौरव डवास, योर आंसर इज करेक्ट। चलिए भाई बाकी बच्चे तैयार हो जाइए, क्योंकि अभी ग्रामर के साथ साथ आपका वोकैब भी शुरू होने वाला है, ठीक है। तो देखते हैं कितना आप प्रिपेयर्ड हैं। चलिए भाई वोकैब का सेशन शुरू हो रहा है। विच अंडरलाइन वर्ड या वर्ड्स इज या आर करेक्टली यूज्ड। देखिए यहां पर सेम सेंटेंस है, एक ऐसा होगा, एक सेंटेंस ऐसा होगा जो क्या है, प्रॉपरली यूज्ड है, यानी वर्ड का प्रॉपर यूज किया गया है। रीड द सेंटेंस, मुझे लगता है आप बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं। अगर आपको मीनिंग पता है तो कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। पहला सेंटेंस लिखा है द इन्फर्मिटी ऑफ ओल्ड एज मेड हिम लीव द जॉब। दूसरा मैंने लिखा है द इनफिलिसिटी ऑफ ओल्ड एज, और तीसरा लिखा है द इंकलिंग ऑफ ओल्ड एज। बड़ा आसान है, आसानी से कर सकते हैं, बट ये तभी हो पाएगा जब आपकी वर्ड पावर स्ट्रांग होगी। अगर वर्ड पावर स्ट्रांग नहीं है तो नेचुरली आपको उसके ऊपर थोड़ा और मेहनत करनी पड़ेगी। अभी मेंस आने में अभी आपके पास समय है, अपने नॉलेज को बढ़ाते चले जाइए, ठीक है। जितना हो सकता है मैं आपको हर क्लास में कुछ ऐसा कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूं कि वो आपके एग्जाम में एज इट इज नजर आ जाए। यहां पर बात है इन्फर्मिटी। इन्फर्मिटी का मतलब होता है वीकनेस, कमजोरी, ठीक है। बड़ी उम्र की कमजोरी की वजह से उसने जॉब छोड़ दिया, वीकनेस, ठीक है। या आप इंग्लिश में एक वर्ड करते हैं फ्राइल, ठीक है। तो फ्राइल क्या होता है, इसके अंदर भी वीकनेस होता है, तो फ्राइलिटी वर्ड भी आप यूज कर सकते हैं। यहां पर लिखा हुआ है वर्ड इनफिलिसिटी। इनफिलिसिटी क्या होता है? इनफिलिसिटी का मतलब होता है ब्लंडर, एक कोई बहुत बड़ी मिस्टेक, ठीक है। ब्लंडर कह सकते हैं, आप इसको मिस्टेक कह सकते हैं, राइट। आप इसे चाहें तो लैप्स वर्ड का यूज कर सकते हैं एज सिनोनिम, लैप्स कर सकते हैं। आप इसके लिए एरर वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। कोई चूक हो जाना, कोई मिस्टेक हो जाना, कोई भूल हो जाना, दैट इज कॉल्ड इनफिलिसिटी। इनफिलिसिटी, तो यहां पर इनफिलिसिटी का मैंने बता दिया, इन्फर्मिटी के बारे में बता दिया। अब बच गया इंकलिंग। इंकलिंग क्या होता है? इंकलिंग का मतलब होता है नोशन, आइडिया। मेरे को इसके बारे में आई हैव गॉट नो इंकलिंग, आई हैव गॉट नो इंकलिंग अबाउट इट, मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। नोशन, आइडिया, हिंट, हिंट कह सकते हैं आप, क्लू कह सकते हैं आप, मेरे को इसका कोई क्लू नहीं है। तो इस तरह से आपने नोटिस किया कि हमारे को अगर वर्ड का मीनिंग पता हो तो पता चल गया आसानी से कि बढ़ती हुई एज की जो वीकनेस थी उसकी वजह से उसने जॉब को छोड़ दिया। तो आपका ए आंसर है यहां पर। तो उम्मीद करता हूं आप ये सारे वर्ड्स को भी नोट डाउन कर रहे होंगे, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को बाद में भी देख सकते हैं, ठीक है। पॉज करके आगे इन चीजों को लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, ताकि एग्जाम में इनमें से कोई भी वर्ड दोबारा आता है आपकी आंखों के सामने तो आप आसानी से उसका आंसर दे पाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं नंबर 9 पे। कमन गाइस, क्या लगता है कौन ट्राई करने वाला है? आई हैव नेवर सीन सच डिलीरियम एट अ क्रिकेट मैच बिफोर। आई हैव नेवर सीन सच detritus at a cricket match before. I have never seen such dodge at a cricket match before. ये भी मेरे हिसाब से आसान है, आप आसानी से कर सकते हैं,
क्योंकि ये वर्ड मुश्किल नहीं है। डर्ज जो होता है एक तरह का जिसे कह सकते हैं फ्यूनरल पे, किसी फ्यूनरल पे गाया गया, ठीक है, सॉन्ग होता है, फ्यूनरल सॉन्ग, ठीक है। और आज के आधुनिक यूज में क्योंकि फ्यूनरल सॉन्ग्स वगैरह नहीं होते हैं, तो डर्ज को हम कहते हैं सैड म्यूजिक या सैड सॉन्ग, स्लो सैड सॉन्ग, जो धीरे धीरे चल रहा है सॉन्ग, ठीक है। तो यानी इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। यहां पर लिखा हुआ है डिट्राइटस। डिट्राइटस क्या होता है? डिट्राइटस का प्रयोग करते हैं हम वेस्ट के लिए, रबिश के लिए, कूड़ा के लिए। जैसे आफ्टर द मैच द एंटायर स्टेडियम the entire stadium was in detritus. ओके, पूरा स्टेडियम किस में था? यानी वहां कूड़ा करकट फैला हुआ था। तो आपको डिट्राइटस वर्ड भी क्लियर हो गया, वेस्ट या रबिश। बच गया डिलेरियम। यही आंसर ठीक है। आई हैव नेवर सीन सच डिलेरियम। वैसे तो ये एक मानसिक रोग होता है, ठीक है, वैसे तो डिलेरियम के अंदर हेल्यूसिनेशन वगैरह होना शुरू हो जाता है, बट यहां पर कि वो कह रहा है क्रिकेट मैच में इतना जोश, इतनी उमंग, इतनी एक्साइटमेंट मैंने नहीं देखी। तो यहां पर डिलेरियम वर्ड जो हो रहा है वो किस सेंस में यूज हो रहा है? एक्साइटमेंट के लिए, या इसको आप कह सकते हैं जील के लिए, ZEAL, जील के लिए। और आप कहें तो डिलेरियम वर्ड का यहां पर यूज कर सकते हैं एक्सटेसी के लिए, एक्सटेसी के लिए, ठीक है, एक्सट्रीम हैप्पीनेस के लिए। ओके, तो उम्मीद करता हूं आपको डिलेरियम वर्ड एंड डिट्राइटस एंड डर्ज, ये सारे के सारे वर्ड्स क्लियर हो गए होंगे। एक बार अगर कमेंट कर दें कि यस आपको ये वर्ड सारे समझ आ रहे हैं, तो थोड़ा सा आगे और करने में अच्छा लगेगा, प्लीज। सौरव डवास ने आंसर दिया था ए, परफेक्ट। पहला डी दिया था आपने, वो भी ठीक था आपका, और ए भी आपका आंसर ठीक है। कम ऑन, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं नंबर 10 की ओर। चलिए भाई, कौन करके दिखाने वाला है आप में से इस बार? I think she just thought I was being flippant. I think she just thought I was being flounce, and I think she just thought I was being fluffy. Okay, come on guys, come on. You can easily do. Who is going to do it? Anyone can try. करिए, जितना करेंगे, जितना जान लगाएंगे, ठीक है, थोड़ा सोचिए क्या हो सकता है। बस ऑफ कोर्स एक बात तो है, सारा खेल शब्दों का है, ठीक है, सिनोनिम्स, उसके मीनिंग्स पता होने चाहिए। अभी तक आंसर नहीं आया, कोई बात नहीं, तो शुरू करते हैं। आई थिंक शी जस्ट थॉट, मेरे को लगता है कि वो सोच रही थी कि मैं तो एक फ्लिपेंट हूं, ठीक है। फ्लिपेंट मीन्स क्या हो गया? उसने सोचा कि मैं फ्रिवोलस हूं, फ्रिवोलस, राइट, जिसे कहते हैं ना जो चंचल प्रवृत्ति के होते हैं, ठीक है, जैसे लोकल भाषा में जिसे कहते हैं बड़ा छिछोरा है, ठीक है, उसके लिए हम फ्लिपेंट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां हो गया फ्रिवोलस, ऑलराइट। ओके, यहां पर ये जो एक्चुअल मीनिंग होता है फ्लिपेंट का वो भी बता देता हूं। एक्चुअल क्या होता है? व्हेन अदर एक्सपेक्ट यू टू बी सीरियस, जब दूसरे उम्मीद करते हैं कि आप इस अवस्था में, यानी ऐसे समय पर आप सीरियस होंगे, ठीक है, और आप सीरियस नहीं है। ऐसा व्यक्ति जब दूसरे उससे उम्मीद करते हैं कि वो सीरियस होना चाहिए उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, और वो बड़ा केयर फ्री होकर चल रहा है, ठीक है, किसी चीज की परवाह नहीं कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को फ्लिपेंट कहा जाता है। तो मैंने आपको एग्जैक्ट उसकी स्टेटमेंट, एक डिक्शनरी मीनिंग भी आपको बता दिया। आगे देखते हैं, यहां पर है फ्लाउंस। फ्लाउंस का मतलब होता है तेज तेज चलना, ठीक है, वॉक करना, ठीक है, तेज चलना या बड़े कदमों का प्रयोग करना, राइट। जैसे कि आप इसको ऐसे यूज कर सकते हैं फ्लाउंस को। उसने बोला कि आई वोंट हेल्प यू इन फ्यूचर, उसने कहा मैं आज के बाद फ्यूचर में तेरी कभी हेल्प नहीं करूंगा। ओके, और ये कहने के बाद उसने क्या किया? ही फ्लाउंस्ड द रूम, वो रूम से कैसे चला गया? तेज कदमों से चला गया, ठीक है। तो ही फ्लाउंस्ड आउट ऑफ द रूम मींस तेज तेज कदम रखते हुए वो वहां से चला गया। यहां पर लिखा है फ्लफी। फ्लफी क्या होता है ये आपको पता होगा, लाइक अ वूल, ठीक है, सॉफ्ट लाइक अ फर, सॉफ्ट लाइक अ वूल, किसी फर या वूल की तरह, ठीक है, जो सॉफ्ट होता है
उसको हम कहते हैं फ्लफी। तो उम्मीद करता हूं आप सभी को ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा कि यहां पर ए जो है राइटली यूज्ड है, ए सेंटेंस राइटली यूज्ड है। ओके, नंबर 11 कौन करेगा भाई आप में से? कमन गाइस, कमन करके दिखाइए नंबर 11। वाई, जब वर्ड पावर आती है तो शांत क्यों हो जाते हो बच्चा लोग? कमॉन दिव्यांशु एंड अदर्स, करके दिखाइए, कोशिश करना चाहिए। चलिए भाई, यहां पर है ही वाज स्ट्रक बाय गैग, गैलो एंड गेटी। अच्छे वर्ड्स हैं, आप आसानी से कर सकते हैं। यहां पर सी कह रहे हैं ही वाज स्ट्रक बाय हर गेटी। यस सौरभ, बिल्कुल सही आंसर है आपका। सभी को पता होना चाहिए गेटी क्या होता है। जब किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा हैप्पीनेस मिलती है किसी चीज से, ठीक है, एक्साइटमेंट मिलता है, किसी चीज से फन मिलता है, ठीक है, डिलाइटेडनेस फील करता है, दैट इज कॉल्ड गेटी। गैलोर क्या होता है? जब कोई जिसको कहते हैं लार्ज नंबर ऑफ, जैसे आप लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है, ये एडजेक्टिव है, यूज होता है नाउन के बाद। देयर वर हाउसेस गैलोर। देयर वर हाउसेस गैलोर का मतलब क्या हो जाएगा कि वहां पर जो घर थे बड़ी संख्या में थे। तो ये कौन सा एडजेक्टिव है? इसको हम ऐसे एडजेक्टिव्स को कहते हैं पोस्ट यूज करना, यानी पोस्ट पॉजिटिव के नाम से जाने जाते हैं। अगर आप लोगों ने इसके बारे में किसी बच्चे ने नहीं पढ़ा हुआ तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे चैनल राइस स्मार्ट पे जाकर आप आसानी से प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है, और वहां पर आपको नाउन के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो एडजेक्टिव के वीडियोस में मैंने ये एक्सप्लेन किया हुआ है पॉइंट। ओके, आगे देखते हैं। गैग सभी को पता ही होगा, मूवीज में देखते हैं पीस ऑफ क्लॉथ और समथिंग एल्स। फिलहाल मैं पीस ऑफ क्लॉथ लिख रहा हूं, पीस ऑफ समथिंग एल्स भी हो सकता है, ठीक है, जब मुंह में इसको डाल दिया जाता है ताकि वो व्यक्ति शोर ना मचा पाए, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं नंबर 12 की ओर। देखते हैं आप में से कौन करने वाला है। अभी तक सिर्फ सौरभ डवास ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। आप में से बाकियों को भी ट्राई करना चाहिए। कम ऑन गाइस, कम ऑन, शो योर स्किल। यहां पर लिखा है हिज इनकॉग्निटो स्पीच वाज प्रेज्ड बाय एवरीवन। His imputed speech was praised by everyone. Yeah, his improvised speech was praised by everyone. Let's see who answers first. कि कौन सा अंडरलाइन वर्ड है जिसको हमने प्रॉपरली यूज किया है? Well, Sahu has answered now. He says B. All right. चलिए बेटा, सभी बच्चे ध्यान से सीखें कि पहला जो हमारे पास है वो गलत है। अब पहले देखते हैं इनकॉग्निटो क्या होता है। फॉल्स नेम, फॉल्स नेम, ही ट्रेवल्स अंडर इनकॉग्निटो, ठीक है, यानी वो फॉल्स नेम के अंतर्गत ट्रेवल करता है। ओके, यहां पर एक वर्ड दिया हुआ है इम्प्यूटेड। तो यहां पर इम्प्यूट का मतलब क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति पे चार्ज लगाया जाता है या आरोप लगाया जाता है, चार्ज विद, ठीक है, आरोप लगाया जाता है किस चीज के लिए? उस व्यक्ति ने गलत नहीं किया होता, लेकिन इस व्यक्ति के अंडर में जो व्यक्ति कार्य कर रहा होता है और उसने कुछ गलत कर दिया, तो इसके ऊपर आरोप लगाया जाता है कि आपने उसको सही से कंट्रोल नहीं किया, उसको सही से यूज नहीं किया। टू चार्ज विद, ठीक है, यहां पर लिख देता हूं फॉर अदर्स एक्शन, किसी दूसरों के एक्शन के लिए किसी को चार्ज कर देना, दैट इज कॉल्ड इंप्यूट करना। इम्प्रोवाइज्ड क्या होता है? इम्प्रोवाइज स्पीच क्या है? कैसी स्पीच दी उसने जिस स्पीच की उसको तैयारी नहीं करने का मौका मिला, ठीक है। स्पॉन्टेनियस, कैसी स्पीच थी? स्पॉन्टेनियस, ध्यान से देख लीजिएगा, SPONTANEOUS, स्पॉन्टेनियस, ठीक है, जिसे हम एक्सटेम्पो कहते हैं। एक्सटेम्पो, बिना तैयारी के उसकी जो स्पीच उसने दी, उस स्पीच को सभी के द्वारा लाइक किया गया। तो उम्मीद करता हूं आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा।
मीनवाइल नीतू आल्सो ट्राइड फॉर दिस आंसर, सभी ने बी बोला, जबकि एक्चुअल आंसर क्या था, सी। His improvised speech, his impromptu speech, his spontaneous speech was praised by everyone. उम्मीद करता हूं ये वाला भी पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और मैं जितने वर्ड्स आपको दे रहा हूं सभी को प्लीज नोट डाउन कीजिएगा, कोई ना कोई इनमें से आप देखेंगे, ठीक है, ये वर्ड्स कहां एक दूसरे से रिलेट होते हुए एग्जाम में काम आएंगे। आगे देखते हैं नंबर 13 की ओर। ही कैन maneuver things to suit himself, maneuver करना, maneuver, ओके, एंड masquerade and muse, easy words हैं, मेरे ख्याल से ये आप आसानी से कर लेंगे। करिए भाई, आप में से पहले आप ट्राई कीजिए, फिर वन बाय वन मैं सभी वर्ड्स का मीनिंग बताता हूं आपको। आप देख रहे हैं हम ग्रामर भी कर रहे हैं, हम वर्ड पावर भी कर रहे हैं, हम इडियम्स भी कर रहे हैं, हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी कर रहे हैं, ठीक है। यहां पर इनके द्वारा फिल इन द ब्लैंक्स और क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस चल रही है, ये आपकी फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट की और सिनोनिम्स की प्रैक्टिस इसी से ही होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस बारी आगे देखते हैं। इस बार ही कैन मनूवर, मनूवर क्या होता है, मनूवर करना मींस मैनिपुलेट करना, मैनिपुलेट करना, किसी चीज को प्लान कर लेना, किसी चीज को प्लान कर लेना। ही कैन प्लान थिंग्स टू सूट हिमसेल्फ, वो चीजों को प्लान कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है अपने हिसाब से जैसे उसको चाहिए। ओके, सो ए इज द करेक्ट आंसर। मास्करेड क्या होता है, जो आप लोगों ने देखा होगा कि मास्क वाला, ठीक है, व्हाट डू यू कॉल इट, मास्क पहन के जो डांस एक्टिविटीज होती हैं जहां पर लोग एक दूसरे को जानते नहीं हैं, अंडर द मास्क, ठीक है। और इसको हम डिस्गाइज करने के लिए, रूप बदलने, भेष बदलने के लिए भी मास्करेड का इस्तेमाल करते हैं। म्यूज का मतलब होता है चिंतन करना, पोंडर करना, ठीक है, पोंडर करना, रूमिनेट करना, RUMINATE, रूमिनेट करना, ठीक है। आप सोच सकते हैं इसके लिए, यानी किसी चीज को डीपली सोचना, टू थिंक डीपली, टू थिंक डीपली, ओके। मल ओवर, तो ये बड़े अच्छे वर्ड्स हैं, इनको भी बड़े ध्यान से करिएगा। सौरभ डवास का आंसर आया हुआ है ऑलरेडी, ए, यस, ए इज द राइट आंसर। चलिए भाई सभी बच्चे आगे बढ़ेंगे नंबर 14 की ओर। प्रीपोंडरेंस ऑफ वीमेन कैन बी फेल्ट एवरीवेयर, ऑलराइट। प्रीपोस्टरस ऑफ वीमेन और प्रिसिएंट ऑफ वीमेन, क्या लगता है कौन सा अंडरलाइंड वर्ड प्रॉपर वे में यूज किया गया है सेंटेंस में? कमन, साहू, सौरभ, नीतू, दिव्यांशु, कमन गाइस, कमन, ट्राई कीजिए, ट्राई करना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि वर्ड पावर में दिक्कत है तो कोई नहीं, यही टाइम है सीखने का, अभी एग्जाम में समय है, आप आसानी से बड़े अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अभी नहीं आया कोई आंसर, चलिए मैं ही शुरू करता हूं। प्रीपोंडरेंस का मतलब क्या हो गया कि जो विमेन की अधिकता है, ठीक है, कैन बी फेल्ट एवरीवेयर, की सभी जगह ये एबंडेंस में बहुत बड़ी मात्रा में नजर आ रहे हैं। तो इसका एक्चुअल मीनिंग देख लीजिएगा क्या होता है। एक्चुअल मीनिंग मेजॉरिटी, मैंने यहां पर इसका एक्चुअल वर्ड लिख दिया है मेजॉरिटी, जो डिक्शनरी है वर्ड है। द मेजॉरिटी ऑफ वुमेन कैन बी फेल्ट एवरीवेयर। बात आती है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अब बात आती है प्रीपोस्टरस क्या होता है। प्रीपोस्टरस, इससे हम कहते हैं ridiculous, right, something silly, SILLY, silly। प्रिसिएंट क्या होता है? प्रोफेटिक, जो लोग भविष्यवाणी कर देते हैं कि भविष्य में ऐसा होने वाला है, प्रोफेटिक, ठीक है। या आप कह सकते हैं फार साइटेड, फार साइटेड। लीजिए मैंने आपके लिए यहां पर वर्ड्स लिख दिए हैं। उम्मीद करता हूं जितने मैं आपको सारे वर्ड्स एक्सप्लेन कर रहा हूं सारे के सारे आप अच्छे से नोट डाउन करते जा रहे होंगे और आप फील करेंगे कि यस, अगर हम वर्ड पावर के ऊपर ध्यान से फोकस करें, इंटरेस्ट लेके करें,
पैशन के साथ नए नए शब्दों को सीखें तो वो कभी भी नहीं भूलेंगे, और आसानी से जब ऐसे वर्ड्स एग्जाम में नजर आएंगे तो आपका आईज, आपका माइंड एक मिनट में पकड़ लेगा कि यस ये वर्ड हमने कर रखा है और इसका ये मीनिंग है। आगे बढ़ते हैं नंबर 15 की ओर, और यहां पर है हमें कुछ ईडियम्स दी गई हैं और उन ईडियम्स का आपने ऑप्शन बताना है। एन एस इन द होल, मेरे ख्याल से ये आप आसानी से कर लेंगे क्योंकि ये कंपैरेटिवली ईडियम्स आसान है। लेट्स सी हु आंसर्स फर्स्ट। देखते हैं आप में से जल्दी से आंसर कौन करने वाला है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स प्लीज। एन एस इन द होल, इन द होल भी हो सकता है, एन एस अप माई स्लीव भी यूज करते हैं लोग। यस, परफेक्ट परफेक्ट सौरभ डबास। किसी एडवांटेज के बारे में बात करना, मान लीजिए कोई कार्ड्स खेल रहा है और उसने एक, ठीक है, एस को, इक्के को अपने यहां स्लीव में रखा हुआ है, यानी उसके पास एडवांटेज है। औरों के पास मान लीजिए वो 3 पत्ती खेल रहा है तो उनके पास 3-3 कार्ड है, इसके पास 4 है और वो भी एस। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि इसमें सामने वाले को एडवांटेज मिलती है। यस साहू, योर आंसर इज करेक्ट एज वेल। आपका भी आंसर बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं नंबर 16 पे हमारे पास क्या है। नंबर 16 पे है किक अगेंस्ट द pricks। Once again it's a good idiom. Once again it's a good idiom. Let's see who answers first. देखते हैं कौन आंसर देने वाला है। Come on guys, come on, आंसर्स कीजिए। आपका आंसर्स देना, ठीक है, मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मुझे लगता है कि यस, बच्चे जो हैं चीजों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, गलत होगा, होने दो। एटलीस्ट मुझे तो लगना चाहिए कि आप लोग अच्छे से यहां कोशिश कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर है, अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए कांटों की जो बुशिश होती है, झाड़ियां होती है, उसमें पैर मारेगा तो वो अपना ही नुकसान कर रहा है, यानी पंगा ले रहा है। यहां पर वो क्या कर रहा है, फाइट अगेंस्ट पीपल इन अथॉरिटी। उनके साथ फाइट कर रहा है जो लोग अथॉरिटी में हैं, ठीक है। तो नेचुरली दम चाहिए होता है अथॉरिटीज के, जिनके पास अथॉरिटी होती है, ऐसे लोगों के साथ फाइट करना। एनीवे, सी इज द राइट ऑप्शन, फाइट अगेंस्ट पीपल इन अथॉरिटी। सौरभ डबास ने लिखा हुआ है, साहू जी ने भी आंसर दे दिया है। थैंक यू गाइस, थैंक यू। इस तरह से आप आंसर्स करते रहिए। आगे बढ़ते हैं नंबर 17 पे। अच्छी इडियम है, बहुत अच्छी इडियम है, शूटिंग फिश इन अ बैरल। यहां पर फिश को शूट किया जा रहा है बैरल के अंदर। क्या लगता है? I am waiting for your comments, and sometimes maybe because of the speed of net, the answers come slow, or whatever be the reason. Come on guys, I'm still waiting. C, Saurav says. All right, Sahu. चलिए भाई, shooting fish in a barrel means ridiculously easy. Of course, ठीक है, कहाँ शूट करना पड़ रहा है, बैरल के अंदर, तो ridiculously easy. Very nice, very nice. Your answers are correct, Sahu, Saurav. Next, यहां पर है to sleep with the fishes. To sleep with the fishes. क्या लग रहा है भाई, क्या लगता है, फिशेस के साथ सोने जा रहा है? और आप लोगों ने अगर नाउन की क्लास ले रखी है तो आपको ध्यान रखना होगा, मैंने आपको यह भी बता रखा है कि फिश आपने कब यूज करना है, और मैंने आपको यह भी सिखा रखा है कि आपको फिशेस का यूज कब करना है। फिश जब आप काउंट करने में सक्षम नहीं हैं, ओके, समुद्र में, ओशन में, महासागर में कितनी मछलियां काउंट नहीं हो सकती, ठीक है, तो हम फिश यूज करेंगे। ओशन इज फुल ऑफ फिश। एक एक्वेरियम है, उस एक्वेरियम में, ठीक है, 10 फिशेज हैं, काउंट कर सकते हैं, तो फिशेज। सेम आप लोगों को यह भी ध्यान रखना है, अगर हेयर अनकाउंटेबल होता है जब पूरे बालों की बात करते हैं। अगर हम
हेयर्स वर्ड, कई बुक्स में लिखा हुआ हेयर्स वर्ड नहीं होता है, ऐसा भी लिखा हुआ पाया जाएगा। तो ध्यान रखना, उन लोगों ने शायद डिक्शनरी खोलकर कभी नहीं देखी कि हेयर्स वर्ड 100% करेक्ट होता है, पर कब यूज होता है, जब हम बालों को काउंट करने में सक्षम हो। ठीक है, जैसे मैं कहता हूं ही हैज 2 ग्रे हेयर्स, उसके 2 बाल सफेद हैं, तो 2 काउंट कर सकते हैं। उसके 10 बाल सफेद हैं, 10 काउंट हो सकते हैं। ठीक है, तो जब काउंटेबल है तो हेयर्स, काउंटेबल नहीं है तो हेयर। वही फिश वाला, वापस आते हैं, टू स्लीप विद द फिशेस मींस टू बी डेड, टू बी डेड। वेरी नाइस सरोडवास, आपने आंसर दे रखा है, वेरी नाइस। चलिए, यस सरोडवास 10 व्हाइट हेयर्स, वेरी नाइस, परफेक्ट परफेक्ट, बहुत बढ़िया। नंबर 19 अप अ ब्लाइंड एले, कौन बताने वाला है भाई? इजी है, आप एक गली में जाते हैं, ठीक है, एंटर करते हैं और आगे जाके देखते हैं वो बंद है, यानी उस तरफ जाने का रास्ता नहीं है। तो फॉलोइंग अ कोर्स ऑफ एक्शन, आप एक ऐसे एक्शन को कह रहे हैं दैट इज सर्टेन टू लीड टू एन अनडिजायरेबल आउटकम, क्योंकि वो अनडिजायरेबल है, हम नहीं चाहते थे कि आगे रास्ता बंद मिले, बट यहां पर बंद है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये आंसर भी क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं नंबर 20 की ओर। नंबर 20, टू फेदर वंस नेस्ट, बहुत अच्छी इडियम है, पूरे चांसेस रहेंगे आने के। टू फेदर वंस नेस्ट, क्या लगता है आपको? Come on guys, come on, you have a potential, you have potential to answer. करिए भाई, करिए, फटाफट से करके दिखाइए, कौन करने वाला है? टू हार्बर इल फीलिंग्स, दिल में कुछ नफरत की भावना का रखना। टू बिल्ड वंस हाउस, घर बनाना अपना। टू एनरिच वनसेल्फ व्हेन अपॉर्चुनिटी अकर्स, ठीक है, पैसा इकट्ठा करते चले जाना, पैसा कमाते चले जाना जब जब अपॉर्चुनिटी आती है। टू गेट समथिंग इन अबंडेंस, किसी चीज को भरपूर मात्रा में, ठीक है, प्राप्त करना। चलिए, सेल्फिश वे कह रहे हैं, वेरी नाइस। चलिए यहां पर करते हैं, टू फेदर वंस नेस्ट होता है एनरिच करना, अपने आप को अमीर बनाना, पर ये किस सेंस में यूज होता है? ठीक है, नेगेटिव सेंस में यूज होता है, मींस द पर्सन हु इज मेकिंग मनी, ही इज और शी इज मेकिंग मनी आउट ऑफ फाउल मीन्स, गलत कार्यों से पैसे को कमा लेना। ठीक है, दैट इज टू फेदर वंस नेस्ट। उम्मीद करता हूं ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नंबर 21 to 25, यहां पर आपको बताना है, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द। एक्सेसिवली लेंदी स्पीच, एक्सेसिवली लेंदी स्पीच को क्या कहते हैं? मेरे को नहीं लगता है इसमें कोई भी ऐसा वर्ड जो हो, कोई मुश्किल हो, बहुत ही आसानी से आप आंसर दे सकते हैं। कम ऑन गाइस, 21 कौन आंसर करने वाला है? 21 प्लीज। ओके, सौरभ डबास हैज आंसर्ड बी, यस, वॉबियस इज द राइट आंसर। ओके, वह बॉस्टी वर्ड आप लोगों ने पढ़ा होगा, वही चीज है ये, ठीक है। यस सौरभ, थैंक यू फॉर राइटिंग, यस साहू। ओके, आगे करते हैं 22 को। अ स्पीच और पीस ऑफ राइटिंग प्रेजिंग समबडी, प्रेजिंग समबडी, किसी की प्रशंसा करना। किसी की प्रशंसा करना, देखते हैं आप में से कौन आंसर दे रहा है। अभी जस्ट सौरभ एंड साहू ही ट्राई कर रहे हैं और आप में से कोई ट्राई नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं। बट एनीवे, जो बच्चे बाद में सेशंस को देखते हैं उनसे फिर कहूंगा, एक बार ये जरूर बताया कीजिए कि आपको कंटेंट कैसा लग रहा है, क्या आपको कोई और इसके बारे में एक्सप्लेनेशन चाहिए, या आपकी कोई अपनी पर्सनल आपको लगता है कि यस ऐसा होना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में, ठीक है, अपनी सजेशन भी डाल सकते हैं। ओके, हिमांशु प्रजापति जी कह रहे हैं बी, वेरी नाइस, आपने ट्राई किया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहां पर बात हो रही है प्रेज की,
ठीक है, प्रेज में हम क्या करते हैं, ठीक है, प्रेज जब होता है तो हम क्या करते हैं, यूलोजाइज करते हैं, प्रशंसा करना, यूलोजी इज द राइट आंसर। तो आपने ट्राई किया, बड़ी अच्छी बात है, आगे कोशिश करना जारी रखिए। ओके, मे बी सी लिखा है सौरभ ने, यस दैट्स द राइट आंसर। नंबर 23, इंट्रोडक्शन पार्ट लाइंस ऑफ अ डिस्कोर्स और प्ले। फटाफट से बताइएगा भाई, इंट्रोडक्शन पार्ट को क्या कहते हैं? किसी भी प्ले के इंट्रोडक्शन पार्ट में जो लिखा हुआ होता है उसे प्रोलॉग कहते हैं, ब्लब कहते हैं, मोनोलॉग कहते हैं या एपिलॉग कहते हैं। कई बार आप लोग देखते हैं इवन नॉवेल्स वगैरह जब आप पढ़ते हैं तो उसकी शुरुआत में भी लिखा हुआ होता है, उनकी शुरुआत में भी गिवन होता है, ठीक है, और वो शुरुआत में कि ये किस बारे में है, ठीक है, कहानी को प्रेजेंट करने से पहले, शुरुआत करने से पहले प्रोलॉग दिया जाता है। क्योंकि जहां तक बात है ब्लब की, ब्लब का यूज होता है जो प्रमोशनल राइटिंग की जाती है, किसी प्रोडक्ट को बेचने के लिए उसके बारे में जो लिखा जाता है, प्रोडक्ट को बेचने के लिए जो, ठीक है, लोगों को अवगत कराने के लिए जो मटेरियल लिखा जाता है वो होता है ब्लब। यहां पर है मोनोलॉग। मोनोलॉग के अंदर क्या होता है, एक व्यक्ति खुद ही भाषण देता चला जाता है, अ लॉन्ग पीस ऑफ राइटिंग या अ लॉन्ग स्पीच, जिसमें एक व्यक्ति खुद ही अपने आप को ही भाषण दिए जा रहा है। एपिलॉग होता है जब कोई कहानी समाप्त होती है तो उसके एंड में लिखा जाता है कि उन जो कैरेक्टर्स थे उस कहानी में, ठीक है, उनका क्या हुआ, उनके बारे में थोड़ा बताना कि वो लोग वहां से हिमालय चले गए और उन्होंने साधुओं वाला जीवन बिताना शुरू कर दिया, समथिंग लाइक दिस, कि उन कैरेक्टर्स का क्या हुआ, वो होता है एपिलॉग। उम्मीद करता हूं सारे वर्ड्स आपको क्लियर होंगे। 24 पे है द स्टडी ऑफ इलेक्शन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, द स्टडी ऑफ इलेक्शन। एग्जिट पोल वगैरह आप लोग देखते होंगे, ठीक है, बाकी हमारे यहाँ तो कोई भी उठकर बैठ जाता है एग्जिट पोल के लिए, जबकि ये एक स्पेशल पढ़ाई होती है, ठीक है। एनीवे, ये पॉलिटिकल साइंस की ही एक ब्रांच होती है, एंड इट्स नोन एज सिफोलॉजी, इट्स नोन एज सिफोलॉजी। ऑलराइट, स्वीटी सेज गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग डियर, गॉड ब्लेस एंड कीप रॉकिंग। चलिए, आप आए हैं बहुत देर में, 24 क्वेश्चंस हो चुके हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एनिग्मेटिक पर्सन, ये वो व्यक्ति होता है जिसको समझ पाना बिल्कुल बिल्कुल बस से बाहर होती है, ऐसे लोगों को हम समझ ही नहीं पाते, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति को एनिग्मेटिक पर्सन कहते हैं, मींस जिसे जानना मुश्किल है, वो अननोएबल है। वो क्या है? अननोएबल। तो उम्मीद करता हूं आज के जितने हमने, जैसे कि लगातार मैं कह रहा हूं कि मैं आपको मेंस के लेवल के क्वेश्चंस करवा रहा हूं, किस टाइप से पूछे जा सकते हैं। शुरू के आपने देखा 7 सेंटेंसेस कैसे लिए हमने, वर्ड पावर को हमने कैसे लिया, ताकि हमारा क्लोज टेस्ट भी बन जाए, आरसी सेक्शन भी हो जाए, ठीक है, इडियम्स एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को भी कवर किया जा सके। तो हर पॉइंट को मैं यहां पर कोशिश कर रहा हूं रोज कवर करने की। उम्मीद करता हूं आज का सेशन भी आप लोगों के लिए काफी अच्छा रहा होगा। इसी तरह के और सेशन के साथ मिलते हैं। कीप एंजॉयिंग, कीप रॉकिंग, हैव अ वंडरफुल डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।